खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन की श्रृंखला में हम मिलते हैं उन सफल अभ्यर्थियों से जो हमें मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सोमेश द्विवेदी जी, जो कि एमपीपीएससी की 2019 की परीक्षा और 2020 की परीक्षा दोनों में सफल रहे हैं। 2019 की परीक्षा में आपने एसडीएम का पद प्राप्त किया है और 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसमें रिजल्ट आने पर आप सीटीओ के पद पे आप चयनित हुए थे। तो सुमेश भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं दो सफलताओं के लिए और विशेषकर एसडीएम बनने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और आपने समय निकाला और यहाँ पे आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सुमेश भाई से जानते हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, कैसे उन्होंने तैयारी की और किस तरीके से ये सब सफलता का जो मुकाम आज हम सभी को दिख रहा केवल सफलता का मुकाम, तो उसके पीछे का जो संघर्ष है उसके बारे में हम जानते हैं सुमेश भाई से। तो सुमेश भाई, थोड़ा सा दर्शकों को अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, कहाँ से आप हैं और किस तरह से जर्नी शुरू हुई इसके बारे में। दरअसल मैं वर्तमान के मऊगंज जिले के छोटे से गांव दुबगमा से हूँ। जी जी। और मैं एक कृषक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी कृषि करते हैं और इसके अलावा मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो वहाँ के सामान्य विद्यालयों से हुई है। वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गौरी से मैंने 9 to 12 पढ़ा था और उसके बाद मैंने मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से अपना ग्रेजुएशन किया था। 2018 से मैं उसके बाद से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। 2019 मेरा पहला प्रयास था जिसमें मुझे 15वीं रैंक मिली और 2020 में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरी 32 रैंक थी और मुझे सीटीओ पद मिला था। 2021 में भी मेरा इंटरव्यू कॉल है और 22-23 के भी मेरे मेंस के प्रीलिम्स निकला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के क्योंकि 19 का आप लोगों को मैं एक चीज बताता चलूं कि 2019 का रिजल्ट बाद में आया है, 2020 का रिजल्ट पहले आ चुका था। इस वजह से जो है चीजें हुई थोड़ा सा, और अभी भी जो अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया उसमें भी सुमेश भाई का है। लेकिन अब इन सब दुविधाओं से दूर होते हुए सुमेश भाई एक आगे की ओर एक जो पद होता है, सर्वोच्च पद एमपीपीएससी का, उसमें आ चुके हैं। और अब मुझे लगता है इन सब चीजों से थोड़ा दूर हो गया। कट ऑफ क्या है, ये सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, इसका ज्यादा अंतर नहीं पड़ता होगा। हाँ, जब से रिजल्ट आ चुका है तो अभी सिलेबस चेंज हुआ था तो मैंने 10 मिनट देखा था उसको। और मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, सिलेबस ठीक है, बेहतर सिलेबस है। और उसके बाद मैंने ज्यादा देखा नहीं है। बिल्कुल जी। तो जैसे पहले जब आप 20 में दिया होगा आपने, 19 में दिया आपने, नया सिलेबस था, 20 में चेंज हो गया सिलेबस और अभी सिलेबस चेंज हुआ, तो क्या लगता है आप, यदि आप अभी भी यदि एक परीक्षार्थी के तौर पे हम लोग देखें, मतलब अभी हमें 19 को हटा देते हैं यदि, तो तब फिर आप कैसे इस सिलेबस को देखते हैं? मतलब क्या तनाव जो अभी जो बच्चों में दिख रहा है, तो क्या लगता है क्या तनाव का स्तर होता? सिलेबस जब चेंज हुआ है, चाहे वो जैसे हम लोगों ने पहला अटेम्प्ट 19 में दिया तो हम एक अलग सिलेबस से तैयारी करके आए थे। फिर 20 में पहुंचे, हम अलग सिलेबस में 21-22 दिया। अब 23-24 में हमें फिर से नया सिलेबस को देखना है। तो सिलेबस चेंज होता है तो एक बार तनाव का माहौल आ जाता है, जैसे 2020 में हुआ था। जब मैंने पहली बार देखा सिलेबस काफी लंबी हो चुका था, सिलेबस यूनिट्स बदल चुकी थी, बट चुकी थी, हर जगह से क्वेश्चन आने थे। तो इससे थोड़ा तनाव का माहौल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगभग बेसिक सब्जेक्ट वही होते हैं सारे, कुछ नई चीजें जुड़ती हैं तो हमारा ध्यान उन नई चीजों को पढ़ने की तरफ जाना चाहिए और पुरानी चीजों को हमको रिपीट करना है, उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है जो हम पढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में मुझसे कुछ बच्चों ने बात किया था तो मैंने उनको यही बोला कि आपने जो पढ़ रखा है उसको ही पढ़ें एक बार, और जो नई चीजें जुड़ी हैं उसको आप नए सिरे से देखें, बाकी आपका बेहतर रिजल्ट रहे। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब उतना पैनिक नहीं होना है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उन चीजों को आप रिवाइज किए, क्योंकि बेसिक तो बदलता नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ परिवर्तन कुछ चीजें तो हैं जो अभी भी वही हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी नोट से आप हुबहू उठा सकते हैं, उन्हें तैयार कर सकते हैं। लगभग 30% सिलेबस नया हुआ है तो उस 30% को आप नए बुक्स या नोट से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न रहता है कि अभी जैसे कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, आप सफल हो गए हैं, तो उसके मन में आपके प्रति एक अलग धारणा हो गई होगी कि टॉपर हैं, ये डीसी हैं, ये 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं। मतलब जब शुरू में आए होंगे तो रहता हूँ ये व्यक्ति इतनी बार इंटरव्यू दे चुका है। तो आप सफलता से पहले क्या सोचते थे कि टॉपर कौन होते हैं, और क्या एक कोई व्यक्ति, जैसे अभी कोई व्यक्ति देख के आपको सोचता हो, तो आप पहले टॉपर को देख के क्या सोचते थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा है। दरअसल ये जून 2023 में जब मेरा सीटीओ में हुआ था, उससे पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि टॉपर्स कुछ अलग ढंग से पढ़ते होंगे, कुछ अलग भगवान ने उनको दिया होगा कि वो करते होंगे। लेकिन जब से मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ और मेरे बहुत सारे दोस्त आसपास के जिनका सिलेक्शन हुआ, तब से मुझे लगने लगा कि
हम जैसे स्टार्ट में थे वैसे भी ठीक थे। हाँ। हम जैसे ही बच्चों का हो जाता है। हाँ। और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सामान्य स्टूडेंट हूँ और मैंने ठीक से पढ़ाई की है महज, और उसको जाकर के रिप्रेजेंट किया है, मुझे सफलता मिली है। सफलता मिली। तो आप ऐसा ना सोचे कि कोई अगर सफल हो रहा है तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब ऑर्डिनरी हैं, और सब पढ़ के मतलब उनकी एक जर्नी रही है। उस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने कुछ बेहतर कर लिया आपसे और उनका सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस आपने जो सिलेबस तैयार किया वो पुराना सिलेबस अब हो गया है जी। तो यदि आपने अभी सिलेबस देखा हो और उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो तो प्रीलिम्स के लिए बच्चों का क्या, क्योंकि यूनिट वही है लेकिन चीजें चेंज हो गई हैं, तो प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा कि अब बच्चे क्या नई स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। जो मैंने देखा था सिलेबस में, तो प्रीलिम्स में अभी भी वही 10 यूनिट्स दी हुई हैं। बिल्कुल। और एक 10वीं यूनिट जो हमारा आयोग था, तो उस जगह पे मुझे दिखा है कि जनजातियों के बारे में विस्तृत नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा कि और बहुत सारा सिलेबस वही है, जैसे 7-8 यूनिट 9 यूनिट वो सेम है। तो आपने जिन सोर्स को पहले पढ़ रखा है उन्हीं सोर्स को दोबारा रिपीट कीजिए। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो थोड़ा बहुत माइनर चेंज हुआ हो कि कुछ नए राजवंश वगैरह जुड़े हों तो उनके बारे में आप जानकारी ले लें। बाकी आप उसी सिलेबस से उसी सोर्स से तैयारी करें, और जो नया मतलब जनजातियों के लिए जुड़ा है उसके लिए कोई एक बुक अथवा जो पहले से बुक अवेलेबल है उन्हीं बुक से उन चीजों को देखा जा सकता है। मेंस की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, मेंस चूंकि पूरा बदल चुका है, लगभग 30% बदला है, चीजें हैं, लेकिन जैसे फोर्थ पेपर में एक और पार्ट आ गया है तो वो है, और उसके बारे में अभी स्किप कर रहा हूँ इस चीज को। आंसर राइटिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे पहले 3 मार्कर था, अब 2 मार्कर हो गया, 5 मार्कर 7 मार्कर हो गया, तो आंसर राइटिंग की विशेष प्रैक्टिस आपने कैसे की और बच्चों को टाइम मैनेजमेंट उसमें कैसे करें बच्चे। मैं पहले अपनी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ। 2019 में जब मैंने पहली बार अपना प्रीलिम्स दिया था, तो उस समय पे मेरा पेपर अटेम्प्ट होता था कि जैसे पहले तो मेरे 6 मार्कर तक अटेम्प्ट होते थे, फिर मैंने एक 15 मार्कर अटेम्प्ट किया था। पहले पैटर्न दूसरा था, 3 नंबर के, 6 नंबर के और 15 नंबर के। बिल्कुल। और 15 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं जिनको अटेम्प्ट करना चैलेंजिंग होता था। तो पहले मेरा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट होता था, मैंने बहुत कोशिश करके 2 क्वेश्चन तक पहुंचा था। जब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख गया तो मुझे लगने लगा था कि अब तो मैं कर ले जाऊंगा, अब अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर मैंने दूसरे और तीसरे प्रश्न को हल्का करना शुरू कर दिया कि थोड़ा इसमें लिखूंगा, थोड़ा उसमें लिखूंगा, 4-4 नंबर मिल जाएंगे, उतने में भी काम हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि मैं भी बिल्कुल जेन्युइन उन्हीं की तरह था, खूब धीमा आराम से लिखने वाला स्टूडेंट था। मैंने प्रैक्टिस की थी, और एक समय ऐसा भी था कि मैं और मेरा एक दोस्त और है, वो एटीओ बन चुका है अभी, तो हम दोनों ने प्लान किया कि एक दिन में कितने पेज लिखते हैं वहाँ। अच्छा। तो 23 पेज रहता था पहले लिखने को। हम दोनों ने मिला कि 46 पेज कम से कम हम रेगुलर लिखेंगे फॉर्मेट वाली कॉपी में। तो हम दोनों ने नोट्स बनाने जब शुरू किए तो हमारा टारगेट बस यही रहता था कि 46 पेज लिखना। अच्छा। मैं तो 50-55 पेज तक लिख पाता था, मेरा वो दोस्त 70-80-90 पेज लिख लेता था रेगुलर। बिल्कुल। और तो उसी प्रैक्टिस से हम लोगों का जो है लिखने की आदत पड़ गई थी, बिना लिखे हम पढ़ ही नहीं सकते थे। तो उसी आदत ने हम दोनों को सिलेक्ट करवाया है, जहां तक मुझे लगता है। माइनर सा फर्क 3 मार्कर के रहे होंगे, उसके थोड़े नंबर कम हो गए, मेरे थोड़े ज्यादा हो गए। और मैं यही सबसे बोलना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग के लिए 2 मार्कर सीधा बता रहा है कि वो फैक्चुअल डेटाज रहेंगे। हो सकता है कि कुछ योजनाएं पूछी जाएं, तो जैसे पहले 3 मार्कर थे वैसे 2 मार्कर ही है अभी। हाँ, 7 मार्कर का रोल मेजर हो गया है। पहले करीब मतलब 100 या इतने नंबर का हुआ करता था। अभी वर्तमान में स्थिति 100 नंबर का करीब होता था। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 140 नंबर का 7 मार्कर रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि उनको 7 मार्कर को अच्छे से करना चाहिए, और कुछ एनालिटिकल प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न हूबहू वही कॉपी किया जा रहा है जो यूपीपीसीएस का रहा है। वहाँ 12 और 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। तो ध्यान दें कि आप क्वेश्चन एनालिटिकल रहेंगे तो आप फैक्चुअल अगर कम भी पढ़ेंगे तो एनालिसिस से आपका बढ़िया हो जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि अभी जैसे सुमेश भाई ने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक दिन का चैलेंज लिया कि हमें इतने पेज करने हैं, मिनिमम 46 पेज करने हैं। अभी भी आप जो आपकी मॉडल कॉपी उसमें देख के और आप एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं कि हाँ मुझे इतने करने हैं, और वहाँ पे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सुमेश भाई की जो 2019 में थे तो 880 नंबर मेंस में आए हुए थे, और 2020 में जो है 734 नंबर आए हुए थे। तो एक बड़ा वो है जो कि 2019 में शायद 5th या 6th टॉपर हैं आप मेंस में। हाँ, मेंस के, है ना। तो नंबर कैसे, जैसे नॉर्मल 3 मार्कर तो बिल्कुल फैक्चुअल था, अब ये 2 मार्कर तो सही है तो 2 में से 2 मिलेंगे आपको।
7 वाले में कैसे बच्चे नंबर एक्स्ट्रा गेन के, जैसे 3 मान लीजिए मिलता है तो कैसे उस एक नंबर को प्लस करें, वो 4 करें, या जो अपना 11 जो 10 मार्कर है उसमें कैसे वो लोग इम्प्रूव करें। तो कुछ ऐसे टिप्स, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैप ऐड करना चाहिए, कुछ करना, तो ऐसे कुछ आप बताना चाहेंगे। जब मैं 6 मार्कर का उस टाइम पे होता, 6-7 मार्कर लगभग एक जैसे, तो मेरा कंटेंट बेहतर था स्टार्ट से ही। मैंने काफी पढ़ाई करके फिर मेंस देने आया था, तो मेरे कंटेंट सही थे। जब मैं लिख रहा था तो उसमें मैंने जो मेजर चेंजेस किए थे कि जैसे ज्योग्राफी का पेपर है तो मैं मैप वगैरह ऐड करता था। चाहे आप छोटा सा ही मैप बनाएं, पर मैप जरूर बना दीजिए। अगर ज्योग्राफी से आपको लगता है मालवा का पठार पूछा गया, आपके पास स्पेस है, तो आप छोटा सा मैप बना के मालवा का पठार वहाँ शो कर दीजिए, आपका काम आसान हो जाता है। और आप वहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इसका इतने स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके अलावा मैंने एक पैटर्न बना के रखा था अपने लिखने का, कि जब मैं 3 मार्कर करूंगा उसके बाद एक टाइम लिमिट भी बना के रखी थी, इतने टाइम को मुझे कंप्लीट ही करना है। तो उसमें से कई तरह के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन में कुछ ऐसे कुछ प्रश्न होंगे जो आपको बहुत अच्छे बनते होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको मीडियम बनते होंगे, मतलब थोड़ा बनता होगा, 50-50 होगा, और कुछ प्रश्न एक आध ऐसे जरूर होंगे जिसमें आपको सिर्फ इंट्रो पता होगा उसके बारे में। तो मैं क्या करता था कि जिनका इंट्रो बस मुझे पता है, तो उसको मैं थोड़ा पैराग्राफ वगैरह में लिखने की कोशिश करता था, ताकि वो पर्सन बाकी प्रश्न हो सकता है कि उस प्रश्न को देखे और जो कि पैराग्राफ में रहता है ज्यादा ना पढ़े, तो वो मुझे 1-2 नंबर दे के निकल जाया करे। तो मैंने यही पैटर्न बना के रखा था। अच्छे प्रश्न जो आते थे उनको बढ़िया आंसर करने की कोशिश करता था कि इसमें अगर उधर नंबर जा रहा है तो इधर मुझे 3 नंबर मिल जाए, और मैं वही एवरेज बना के चलता था, 3-3.5 नंबर मुझे एवरेज मिल जाएगा, 35 नंबर तक मिलेगा तो मेरा। और बड़े क्वेश्चंस में मैं, और इन जो क्वेश्चन थे इनको मैं पॉइंट्स में लिखता था। मैंने कभी कोई गोला नहीं बनाया है, ना कभी कोई चौकोर ऐसा फ्लो डायग्राम मैंने कभी कुछ यूज नहीं किया है। बिल्कुल वही पैटर्न लिखता था पॉइंट्स में। अगर उसने वर्णन करने के लिए, अगर उसने ये नहीं लिखा है कि टिप्पणी कीजिए, तब तक मैं पॉइंट में लिखूंगा। अगर टिप्पणी लिखा है तो फिर मैं उसको पैरा में बिल्कुल। तो मेजर में पॉइंट्स में लिखता था। और ये एक पैटर्न लोग मतलब सब जगह चलता है कि पहले आप छोटा सा इंट्रो लिखो, फिर लास्ट में कंक्लूड करो। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरे शुरुआत के इंट्रो तो सब में रहता था, क्योंकि इंट्रो तो आपको देना ही पड़ता है, पर कंक्लूजन मेरे आखिरी के 4-5-6 मार्कर में नहीं होता था, क्योंकि टाइम का इशू था। ठीक है। और ये रहता था कि जल्दी से कंटेंट खत्म करें, और तो जो पूछा जाएगा वही अगर आप लिखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर नंबर मिलेंगे उसमें। बिल्कुल। और 15 मार्कर में बुलेट पॉइंट में लिखने की कोशिश करता था कि ये दो, और कभी कभार तो ऐसा होता था कि मैं पहले बुलेट पॉइंट्स लिख लेता था तीनों पेज में, और फिर एक्सप्लेन बाद में कर लेता था। अगर कभी थोड़ा टाइम घटा भी तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर लिया। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं परीक्षा हाल में। कुल मिला के ऐसा है कि एक निश्चित आप तय कर लें, ऐसा कोई विशेष वो नहीं है कि आपको फ्लो डायग्राम ही बनाने हैं, ये करना है, बस एक निश्चित रहे कि इंट्रोडक्शन, जैसे सुमेश भाई ने बताया कि है ही, वो तो बताना ही पड़ेगा आपको, और अच्छा इम्पैक्ट भी डालता है वो इंट्रो। हाँ, अगर किसी चीज के बारे में, अकबर के बारे में पूछा गया कि अकबर की राजनीतिक व्यवस्था बताइए, तो आपको सबसे पहले ये तो लिखना ही पड़ेगा कि अकबर मुगल शासक था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है, नहीं तो वो पता कैसे चलेगा अकबर कौन था। तो ये मतलब आप खुद भी एक बार सोचें कि अगर किसी चीज के बारे में पूछा गया तो पहले उसका परिचय देना जरूरी है कि ये पर्सन यहाँ से है, ये इनकी विशेषता है। बिल्कुल है ना, तो ये चीजें रहेंगी। तो इंटरव्यू के बारे में, आपका दोनों इंटरव्यू जो हुए तो किस बोर्ड में थे, और थोड़ी सी उनकी जानकारी, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, अंतिम क्वेश्चन क्या था, इनके बारे में कुछ, और कुछ थोड़ी टिप्स, जैसे आपने इंटरव्यू तैयारी की उसके बारे में थोड़ा बताएं। 2020 का इंटरव्यू मेरा पहले हुआ था, ये मई में हुआ था। बिल्कुल। तो 4 मई को मेरा बोर्ड था डॉक्टर चंद्रशेखर रैकवार सर। अच्छा, रैकवार सर का, जी। रैकवार सर के बोर्ड में उनका अपना एक पैटर्न है पूछने का। जैसे मैं एंट्री किया तो उन्होंने, जैसे मैंने उनको ग्रेड किया, उन्होंने मुझे बिठाया, और उसके बाद उन्होंने सीधे पूछा नाम, रोल नंबर। अच्छा, अभी मैं रुकूंगा, अभी विक्रम भाई हैं, वो भी मॉडल साइंस कॉलेज से ही हैं, और अभी आबकारी निरीक्षक बने हैं। उनका अभी इंटरव्यू इसी बोर्ड में था, और उन्होंने सेम क्वेश्चन बताया जो आप बता रहे हैं कि सबसे पहले के नाम बताइए और अपने बारे में परिचय बताइए अपना। मतलब उनका एक पैटर्न फिक्स ही है। हाँ, फिक्स है। आप एंट्री करेंगे, वो सीधे नाम पूछेंगे, और आपका रोल नंबर जरूर पूछेंगे, इसलिए रोल नंबर जरूर पढ़ के जाएंगे अगर उनके बोर्ड में है तो। जी जी। और रोल नंबर पूछने के बाद फिर वो आगे शुरू करते हैं, फिर वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब रैकवार सर के सामान्य प्रश्न पूछेंगे। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बड़े आराम से आपसे ट्रीट करेंगे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे 1-2 प्रश्न उनका पूछा हुआ नहीं बना था, और बाकी मैंने उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए थे। करीब 15 मिनट के आसपास मेरा चला था पहली बार इंटरव्यू।
और मेरी सब्जेक्ट जियोलॉजी थी ग्रेजुएशन में। अच्छा। तो मुझसे प्रश्न जियोलॉजी के पूछे गए थे। काफी प्रश्न पूछे गए थे पहले इंटरव्यू में, और मुझे उसमें लगभग ठीक नंबर, एवरेज नंबर मिल गए थे। और दोबारा जो मेरा 2019, एक मिनट में रोकना चाहूंगा, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उनका एक बार, क्योंकि मैं ऐसा कई बार सुना कुछ अलग पूछते हैं कभी कि जैसे हवाई जहाज कोई उड़ रहा है। हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे भी हुए क्या? हाँ, वो ये सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि हवाई जहाज उड़ता है, उसमें एक एरोप्लेन मोड होता है, तो उसका क्या मतलब होता है? अच्छा। तो ये प्रश्न मुझसे पूछा गया था। उन्होंने पूछा, पहला ही प्रश्न मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा सर मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में। तो लेकिन कोई बात नहीं, सब चीजें नहीं पता होती हैं, और फिर आगे बढ़ गए थे। ठीक है सर। ये एक इंटरेस्टिंग था। इसके अलावा एक गौतम सर थे बोर्ड में, तो गौतम सर ने मुझसे आखिरी क्वेश्चन पूछा था कि एक प्लेट है, उस प्लेट में भूकंप आए हुए हैं, तो एक का भूकंप मूल ऊपर है और एक का बहुत नीचे है, लेकिन नहीं, उन्होंने बोला कि सिमिलर पॉइंट पे है क्या, ऐसा कुछ? नहीं, उन्होंने कहा कि एक का, अब काफी पहले तो मुझे थोड़ा भूल गया है, एक का जो तीव्रता है वो 7 पॉइंट में है, और एक की तीव्रता 4 है, लेकिन 4 तीव्रता वाले ने ज्यादा विध्वंस मचाया है, तो क्या कारण है? तो उसका मैं उतनी देर सोचा, मैंने कुछ जवाब दिए थे छोटे मोटे, पर वो एग्जैक्ट नहीं थे। तो उसका एग्जैक्ट जवाब था कि भूकंप मूल जिसका 4.5 है उसका बहुत ऊपर है, सतह के बहुत नजदीक है, इस कारण विध्वंस ज्यादा होता है। ये प्रश्न न केवल मुझसे पूछा गया था, उसी बार कई लोगों से रिपीट किया गया था। जी जी बिल्कुल। और 2020 और 19 का कैसा रहा? 19 का इंटरव्यू बोर्ड शर्मा सर का बोर्ड था मेरा, और 17वां नंबर था, आखिरी नंबर। तो थोड़ा वो भी जल्दबाजी में थे, और मैं एंट्री किया, उनसे पूछा कि तुम आखिरी हो? मैंने कहा हाँ आखिरी हूँ। फिर हो गया, वो बिठाया उन्होंने मुझे, और बस वो क्वेश्चन मुझसे, मैं सीटीओ बन चुका था, उन्होंने पहले पूछा कितना सारा गैप है, कैसे मैनेज किया आपके घर वालों ने आपको? मैंने कहा कि सपोर्ट करते रहे। वो बोले कि इतने रिजल्ट आए तो हुआ आपका? मैंने कहा हाँ मेरा सीटीओ में हो चुका है। फिर वही पूछते रह गए कि आप सीटीओ 5400 ग्रेड पे हो, क्लास 2 पद है, तो आप क्यों आना चाह रहे हैं इसमें, क्या जरूरत है, आप उसी विभाग में रह करके अच्छा काम कीजिए। मैंने उसके कुछ घुमा फिरा कई सारे जवाब दिए, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो लास्ट में एट लास्ट उन्होंने भी छोड़ दिया कि चलो तुमको नहीं आ रहा, छोड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे, उस टाइम पे चल रहा था ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा था। फिर एक दूसरे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे हिंदी साहित्य के बारे में ढेर सारी बातें पूछी। हिंदी साहित्य क्यों, मतलब आपका तो? मुझे कुछ नहीं था उसमें, उन्होंने ऐसे ही अचानक से ऑथर बुक्स पूछ रहे थे, उनके ऑथर के नाम पूछे। 2-3 का मैंने बताया भी था, 3-4 का, और बहुत सारे ऐसे थे जो मैं नहीं बता पाया था। उन्होंने लास्ट में कहा कि हिंदी मीडियम से हो ना? मैंने कहा हाँ। फिर इसके बाद एक तीसरे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत पूछा था। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिया था, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो जैसे गेट का कोई एग्रीमेंट किसी साल का पूछ लिया मुझसे। तो मैं थोड़ा चुप हो गया, मैंने कहा कि सर मुझे जानकारी, मुझे समझ आ गया था कि मेरा ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लेवल पे तो अच्छा नहीं गया है, और बाकी अगर चीजें इसके अलावा कुछ देखा गया हो तो अलग है, और मुझे नंबर कम ही मिले थे, और मेंस के नंबर की वजह से मिले। तो ये थोड़ा एमपीपीएससी के बारे में सुमेश भाई ने बताया। अब मैं सोर्स भी जानना चाहता था, लेकिन मैं सोर्स के बारे में इसलिए नहीं पूछ रहा क्योंकि सिलेबस चूंकि चेंज हो चुका है। तो एक बार आप बेसिक बुक बता दें बच्चों को कि जो आपने प्रेफर की हो, जैसे ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी और पॉलिटी, इन 4 चीजों की आप बता दें तो थोड़ा हेल्प मिल जाएगी बच्चों को। दरअसल मैंने एक संस्था से तैयारी भी की है, तो उस संस्था के मैंने नोट्स यूज किए थे, आकार आई। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ जो मुझे पढ़ाया गया था, जैसे ज्योग्राफी के लिए जो चीजें वहाँ लिखा करके पढ़ाया गया, लिख के पढ़ाया गया, तो वही नोट्स मेरी ज्योग्राफी के लिए हुआ करती थी। हाँ, अपग्रेड में करता रहता था, ऑनलाइन सोर्सेज से करता था, ऑफलाइन सोर्सेज से करता था, कोई अच्छी बुक मिल गई, कोई अच्छे नोट्स मिल गए तो उसी के नोट्स यूज करता था। हिस्ट्री के लिए मैंने पूरा आकार यूज किया था, और पॉलिटी के लिए मैंने आकार के अलावा और भी सोर्स, जैसा सिलेबस है तो चाहे ऑनलाइन मैंने बना लिए खुद से या फिर ऑफलाइन कहीं से बुक वगैरह से। और एम लक्ष्मीकांत भी मैंने पढ़ी थी, पर मैंने उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे, ऐसा नहीं था कि मैंने पूरी बुक पढ़ी थी। कि जैसे मैंने 73वां 74वां संविधान संशोधन में बार एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा था उसको। अच्छा। और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में था, तो वो सारी चीजें मैंने उससे देखी थी। ठीक है। और साइंस के लिए मैंने बहुत वास्ट सेक्शन देखा हुआ था। साइंस के लिए जो लूसेंट की साइंस आती है मैंने उसको पढ़ा था। इसके अलावा आकार की नोट्स पढ़ी थी। मेरे पास कुछ एनसीईआरटीज की बुक्स भी थी जिसमें जिसके कुछ मतलब मैंने ऑनलाइन रखे हुए थे कि उसको देख करके मैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण वहां से मैंने देखा था, कुछ चीजें थी कि कौन सा कलर होता है, ऐसा करके एक बार फॉरेस्ट के मेंस में पूछा था, तब से मैंने उसको यूज किया था।
और बाकी चीज़ों के लिए, सब्सिडरी चीज़ों के लिए, कंप्यूटर के लिए मैंने मंथन यूज़ किया था। गणित के लिए मुझे ज़्यादा सोर्सेस यूज़ करने नहीं पड़ते थे, पर मैंने स्टैटिस्टिक्स के लिए, सांख्यिकी देखने के लिए, माध्यमातिका भूलक वगैरह, इसके लिए मैंने एक महावीर की बुक ली थी। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा इथिक्स आकार का नोट्स यूज किया था। हिंदी का मेरे पास रिटन नोट्स था जिसको मैंने खुद बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेरे सोर्स थे जो लिमिटेड थे, मैं उसी सोर्स को बार बार पढ़ता था और अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता था। जैसे सुमित भाई आपने सोर्स के बारे में बताया कि ये सोर्स है, और आपने जैसे लास्ट में कहा कि लिमिटेड सोर्स है और उसी पे आप मेहनत करते रहे, बार बार उसी को अपडेट करते रहे और उसी से आपने तैयारी की। बच्चों की भी सबसे बड़ी समस्या यही है वर्तमान समय में कि वो, उनके लिए ये मैं जानना चाहूंगा कि कैसे वो एक अपने जो सोर्स उन्होंने बनाया है उस पर कैसे वो कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ ये मैंने जो बनाया है सही है, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए, और कैसे वो मतलब भ्रमित ना हो कि कभी इस यहाँ मिला तो इस चीज को कर लिया उन्होंने, दूसरी बुक मिली दूसरी बुक पढ़ रहे हो, मतलब सिर्फ नोट ना बना के वो कई तरह की नोट्स में पड़े रहते हैं। तो उसका क्या उपाय, मतलब आप कैसे अपने नोट्स भरोसा करके और इतना आगे तक आ पाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। दरअसल मैं बताऊं कि स्टार्ट में जब मैंने तैयारी की थी तो मैं बिल्कुल जेन्युइन जैसे सब बच्चे हैं ऐसा ही था। बिल्कुल। मैं भी जो भी नोट्स मुझे दिखती थी, ऑनलाइन दिख जाती थी, मैं उसका प्रिंट निकलवा के आ जाता था। मैंने सब कुछ किया हुआ था। और मेरा ये जो पहला मेंस था उसमें मैं काफी परेशान था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज पढ़ भी नहीं पाया था। अच्छा अच्छा जी जी। लेकिन इतना पढ़ लिया था कि सारे क्वेश्चन फंस गए थे। तो मैं दर्शकों से, जो भी अभ्यर्थी सुन रहे होंगे उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई एक ही बुक्स वगैरह यूज करें और ऐसी बुक यूज करें जिसमें आपके सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। सबसे जरूरी है आपका सिलेबस, और सिलेबस को ये परखने के लिए कि आता क्या है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखने होंगे। अब जैसे नए जो सेक्शन जुड़े हैं प्रबंधन वगैरह के जो भी, तो ये कहीं ना कहीं होगा जरूर, चाहे वो एनसीईआरटी हो सकता है, एनसीईआरटी हो सकता ही होगा, वहां से आप इग्नू से हो सकता है। तो आप वहां के सोर्स वगैरह अगर आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो आप उसको देखें, धीरे धीरे तो मार्केट में आई जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से देखें और लिमिटेड सोर्स बनाने की कोशिश करें। हो सके तो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाएं। जो चीजें आपको कम अच्छी बन रही हैं उनके आप नोट्स बना लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा सोर्स को लिमिट करने का तरीका बन जाता है। तो ज्यादा वास्ट ना करें क्योंकि आप उसको रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन का जितना इंपॉर्टेंस परीक्षा में है उतना किसी में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सोमेश भाई को एज उदाहरण आप ले सकते हैं, एज एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इन्होंने अपने नोट्स बनाए, उस पर भरोसा किया, उस पर काम किया, और आज वो 2019 पहला प्रयास है और उसमें वो डिप्टी कलेक्टर का पद उन्होंने प्राप्त किया है। एक और बड़ा रोचक प्रश्न मुझे समझ में आया कि जब बच्चे इंदौर आते हैं या कहीं भी जब शुरुआत करते हैं, चाहे मैं हूँ आप हो कोई भी व्यक्ति हो, शुरुआत में एक हाई लेवल मोटिवेशन पे रहते हैं कि ये कर देंगे सब चीजें होती हैं। लेकिन जब उस सिलेबस को आदमी देखता है, क्लासेस ज्वाइन करता है, पढ़ता है, किताबें लाता है, तो धीरे धीरे मोटिवेशन लो होने लगता है। तो उस जो मोटिवेशन उसे कैसे बनाए रखा जाए, कि मतलब क्या चीजें हैं जो आप करते थे, या क्या ऐसी कुछ चीजें थी जिन्हें आप याद करते थे कि अच्छा हाँ घर हो गया या कोई ऐसी चीज, तो मोटिवेशन को कैसे मेंटेन रखा जाए उसके बारे में भी बताएं आप। ये बिल्कुल ह्यूमन नेचर है कि हमको जब कोई नया काम करते हैं तो ऊर्जा ज्यादा होती है। उसी ऊर्जा को आप मोटिवेशन कह सकते हैं कि ज्यादा है। हम उत्साहित होते हैं कि हम इसको करेंगे, जल्दी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से 19 का रिजल्ट 23 में है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना मोटिवेशन की जरूरत रही होगी। तो मैं भी सामान्य था। मैं जब तक स्टार्ट में पढ़ता था तो काफी ऊर्जा से पढ़ता था, काफी याद करता था चीजों को। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ता गया तो मुझे भी ये फीलिंग आने लगी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सामान्य बात है, अगर आपको 3-4 दिन में ऐसा लगता है तो आप सामान्य हैं, ये बात समझें। बिल्कुल। और मोटिवेशन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी रिसोर्सेस हैं आपके पास उन पे अपना विश्वास बना के रखें और छोटे छोटे टारगेट बनाएं। क्या होता है कि हम बहुत लंबे टारगेट बनाते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। दिन में टारगेट बनाएं, हफ्ते का टारगेट बनाएं, महीने का टारगेट बनाएं, छोटे टारगेट बनाएं जिसको आप अचीव कर सकें। और जब भी अचीव करें तो अपने आप को शाबाशी जरूर दें कि आज मैंने खत्म कर लिया है। इतनी चीजें, और उसको मतलब छोटे टारगेट बनाएंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। और अपने आप को ज्यादातर बिजी रखें, चीजों को चाहे पढ़ने में बिजी रखें या फिर लिखने में बिजी रखें। आप जितना बिजी रहेंगे आपका मोटिवेशन उतना बना रहेगा। और जब भी आप खाली होंगे तो जरूर ओवरथिंक करेंगे और आपको ये फील होगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो आप थोड़ा बिजी रहें और छोटे छोटे टारगेट बनाएं, उसको अचीव करें। मैं भी आपकी तरह सामान्य था और आप भी एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे तो यही सामान्य बातें आकर के चंदन भाई के स्टोरी में बताएंगे। बिल्कुल।
एक और क्वेश्चन, एक भाई है उन्होंने मेरे से पूछा था कि जब भी कोई अगले कोई व्यक्ति आए टॉपर आए इतवारी में, तो उनसे ये पूछा जाए कि वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे। स्टूडेंट जैसे आपने बताया कि पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन है ठीक, कुछ देर बाद डाउन हो गया व्यक्ति, तो उस समय व्यक्ति क्या करे, ऐसे कोई काम भी नहीं है जैसे मतलब कुछ जुड़ाव रहे, तो क्या आपको ज्यादा जैसे गाना सुनना हो गया कुछ ऐसा, तो क्या करते थे आप बोरियत से दूर होने के लिए? मैं क्रिकेट देखने का बड़ा शौकीन अच्छा, हूँ, अच्छा। बहुत। हाँ, हाँ। मुझे क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं लगभग कोई क्रिकेट मैच नहीं छोड़ता था। हाँ, हाँ। अब ऐसा ना हो कि एग्जाम कल ही हो और मेंस हो, हाँ, तब मैं छोड़ दूंगा। हाँ, हाँ। अदरवाइज मैं 1-2 बार तो क्रिकेट बस चेक ही कर लूंगा कितना अच्छा, स्कोर कर गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं क्रिकेट देखता था और मुझे बड़ा उत्साह होता था कि कल क्रिकेट होने वाला हाँ, है। हाँ। अगर आज शाम को क्रिकेट होता ना, मैं बड़ा उत्साहित होता हाँ, कि आज अच्छा, क्रिकेट अच्छा। है, मुझे देखना है, मजा बिल्कुल, आएगा। बिल्कुल। और मैं सॉन्ग भी सुनता था, बीच बीच में मूवीज वगैरह देख लेता था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, घूमने का शौक मुझे नहीं था, तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता था इस चीजों को लेकर के। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप मूवी देख रहे हैं तो रूम पे हैं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यही सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहता है। हो सकता है कि आप संडे को खेलने भी जा सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। जिनको जो भी पसंद हो खेलना, बिल्कुल। तो कर सकते हैं। मनोरंजन जरूर बनाए रखें बीच में, क्योंकि आप रोबोट हैं नहीं कि आपको एक बार सेट कर दिया गया तो आप उस काम को लगातार नहीं कर सकते हैं। तो अपने आप को ध्यान दें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, बिल्कुल, और उस हिसाब से पढ़ें। हाँ। जैसे आपने बोला कि मूवीज हैं तो पार्ट में देख सकते हैं अपन, हाँ। लेकिन बच्चों की इसमें भाई दिक्कत ये है कि जब स्टोरी शुरू होती है लोग खत्म ही नहीं कर पाते फिर। आपने फील किया होगा, मतलब हाँ, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये होता है कि अपन शुरू करते हैं कि बस खाना खाते समय बस अपन देख रहे हैं। हाँ, और मैं खुद भी कई वेब सीरीज ऐसी है जिसको मैंने 4 बजे सुबह तक देखा है। मैं कुछ अलग नहीं हूँ आपसे। जी, जी। पर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें। मैं सफल हो गया इन सब के बावजूद, तो आप थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आप और जल्दी सफल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखें कि आपका समय ज्यादा जाया ना हो, और आपका मोटिवेशन बना रहे, और आपका मनोरंजन भी होता रहे। अब आते हैं रिजल्ट के दिन की बात मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले 2020 चूंकि पहला रिजल्ट था 2020 का, उस दिन का क्या माहौल था और क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की, विशेषकर आपके घर में आपके माता पिता के बारे में? 2019 का रिजल्ट जब आया था। 2020 का रिजल्ट पहले आया था। अच्छा, हाँ, जी, जी। तो मैं यहीं था, इंदौर में रहता था। तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और बिल्कुल जानकारी नहीं थी क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं 2 दिन पहले घर से आया था। अच्छा। तो बस ऐसे ही अपने रूम में बैठा हुआ था, अपना फोन चला रहा था। अचानक से मेरे में एक रिंग बजती है। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे लगाया कि तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम्हारा क्या हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो बता के बस इसने ये बोला कि रिजल्ट आ गया, देखो। तो फिर मैं जैसे ही देखने लगा तो फिर सेम पर्सन ने मुझे वापस फोन लगा के बनाया कि तुम सीटीओ बन गए हो। अच्छा। फिर मैंने देखा, मैं काफी खुश था, पर थोड़ा सा मेरे रूम में मेरा ही बस सिलेक्शन हुआ था, मेरे दूसरे मित्र थे उनका नहीं हो पाया था। मैं उतनी देर रूम से बाहर निकल गया था, क्योंकि खुशी होती है, और आदमी जब हम ज्यादा खुश होंगे और कोई नहीं हो पाया तो थोड़ा सा माहौल अलग हो जाता है। तो फिर मैं सीधे नीचे जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं, तो सब फोन आना शुरू हो जाता है पूरा एक तरफ से। मतलब आप इतना फोन आता है कि आप फोन रिसीव नहीं कर सकते हैं, सारे फोन नहीं रिसीव। तो खुश था मैं, और बस वही था। माता पिता का क्या रिएक्शन था? हाँ, मैंने अपने भाई को फोन लगाया था, उस समय सब घर में थे। अच्छा। तो ऐसा बताते हैं कि मेरे भाई जो थे तो वो बैठे थे किसी जगह से, उससे कूद गए थे, उस जगह से उचक गए थे, दूसरी जगह खड़े हो गए। फिर उन्होंने बहुत तेज सबको बताया, जल्दी हो गया। मिठाई उठाई रात में ही 9-10 बजे रात गाँव में थे, वहां से बाहर गए, मिठाई लेके आए। काफी खुशी का माहौल था। 2019 का जो रिजल्ट था इसमें बहुत सामान्य था, क्योंकि मैंने पद ही नहीं भरे थे। मैंने डिप्टी कलेक्टर भरा था, और सीटीओ भरा था, और एक और पद को भरा था, 3 पद। तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे पता था इस बार कि आज रिजल्ट आने वाला है। हाँ, इस बार तो काफी ज्यादा वो था। तो मैं काफी शांत था, और बिल्कुल शांत था कि मिल जाए, आएगा भी नाम, नहीं आएगा। और जैसे ही रिजल्ट 11:30 बजे आया तो मेरे में कॉल आता है, और वही जो एटीओ बन गए हैं, एटीओ साहब। अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई मेरा नाम तो दिख रहा है एटीओ में। उन्होंने अपना बताया। फिर मैंने उनसे पूछा मेरा दिखा, तो उसने बोला कि अरे ऐसे करके कुछ देर तो वो चुप रहे, तुम पहले पेज पे देखो अपना नाम। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने देखा नाम। मैं समझता था उससे पहले कि मैं काफी कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को। पहली बार मुझे 10 मिनट के लिए कंट्रोल ही नहीं था। मैं किससे बोलूं जाकर के, कोई 11:30 बजे रात, मैंने अपने एक दोस्त सो रहा था, मैंने उसको जगाया जाके, उसका दरवाजा पीट के।
उसको बताया वो 10 मिनट में मेरी बिल्डिंग के नीचे भीड़ लग गई। कई सारे यूट्यूबर ये सारे पूरे अच्छा, हाँ, मैंने रील देखी थी आपकी। वो भीड़ लग गई थी मेरे बिल्डिंग के नीचे। मैंने गेट खुलवाया, उसके बाहर हो गया। फिर घर में कोई फोन नहीं उठा रहा, 11:30 बजे रात, गाँव था, ठंडी थी, सो जाते हैं तो 12 बजे रात जाकर के मेरा कांटेक्ट मेरे पापा से हो पाया था। अच्छा। फिर हो गया। फिर वो लगभग वो लोग बोले थे कि वो पूरी रात जगे। बोले कि बैठे थे हम लोग ऐसे ही। पापा मम्मी का नाम? हाँ, नाम बताइए आप। क्योंकि मेरे पिताजी का नाम श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी और मेरी माता जी का नाम श्रीमती गायत्री द्विवेदी। क्योंकि उनके लिए बहुत गर्व का ये विषय है। हाँ, गर्व की बात है कि मेरे पिताजी दरअसल आपको बता दूं गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और मेरी माता जी गृहिणी हैं। अच्छा। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफी सामान्य है और फाइनेंशियल इश्यूज में सामान्य है। बिल्कुल। तो वो यही माहौल था। उसके अलावा फिर अगले दिन मुझे ऐसा फील, पहले दिन तो मुझे फील नहीं हुआ कि मैं बहुत स्पेशल हो गया हूँ। अगले दिन से लगने लगा, लोगों के परसेप्शंस बदल गए, कॉल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, ऐसे लोग जो मतलब काफी अच्छे पदों पे आसीन हैं हमारे क्षेत्र से। तो उनके फोन मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि अच्छा ठीक है। बिल्कुल। अब कुछ 2-4 रैंडम क्वेश्चन रहेंगे आपसे कि जैसे पूरे जर्नी में, एमपीपीएससी की जर्नी में किन्हीं 1-2 लोगों का नाम आप लेना चाहें। आपके माता पिता और ईश्वर तो हैं ही, उनका सदैव आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर और आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें, लेकिन उनके अलावा कोई 2 नाम आप ऐसे बताना चाहें, आपकी मित्र मंडली या परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो। मेरे पिताजी का सपोर्ट तो वो, माता पिता का सपोर्ट तो वो बहुत ज्यादा रहा। मेरे भाई मेरे में से 2 बड़े भाई हैं। तो वो लोग जॉब पे हैं और उनमें से मतलब मैं इतने सालों से पढ़ रहा हूँ कि 2018 से पढ़ रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स निकल रहे हैं, मैं रनिंग करने नहीं जाता, सारे डिसीजन मैं करता हूँ खुद के बारे में कि मेरा कोई एग्जाम निकला है मैं उसमें रनिंग करने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो मैं अपने भाई को एक बार मैंने कॉल लगाया 19 के प्रीलिम्स के पहले कि हाथ पांव कांप रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि तुम कर लोगे तो अच्छा है, नहीं मैं तो हूं ना। अच्छा जी। तो वो मतलब एक लाइन ऐसी थी कि मैं उससे इतना प्रभावित था कि उसके बाद मैं अगले दिन जाता हूँ, एग्जाम देता हूँ, काफी अच्छे नंबर मेरे आते हैं। बिल्कुल। मैंने बताया भी उनको और अभी भी उन्हीं को फोन करता हूँ। मेरा पहला कॉल मेरे रिजल्ट, दोनों रिजल्ट के बाद उन्हीं के पास किया था। तो मैंने उनको पहली बार भी उन्हीं को कॉल किया था, दूसरी बार भी उन्हीं को कॉल किया था और आज भी वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। मतलब आज मैं ऐसा हूँ कि मुझे कोई नहीं बोलता है, लगभग नहीं बोलते हैं, पर वो आज भी फोन लगा कहाँ भाग रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे करके बिल्कुल उनका रहता है। तो उनका सपोर्ट एक रहा और मेरे दोस्तों का भी, मेरे साथ जो रहते थे। तो मेरा काफ़ी लो टाइम आया, जैसे 19 के मेंस के टाइम में काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था, मेरे नंबर्स अच्छे आ रहे थे लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। तो मेरा वो दोस्त एटीओ जो बना है वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे ये लोग और मतलब हम साथ रहते थे, तो हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम में रहते थे, एक दूसरे को डाउन नहीं होने देते थे कि अगर 2-3 लोग रहते थे तो कोई एक डाउन फील कर रहा तो उसको हम बोलते थे नहीं भाई हो जाएगा, एक दिन तुमको फील हो रहा है। फिर हो गया, धीरे धीरे वो आदत में आ गया था कि आप डिमोटिवेट नहीं होते थे, अब तो अच्छा हो गया। तो आज इस इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न है भाई कि जो भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट सुन रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मूल मंत्र 2-4 आप बताना चाहें कि क्या वो बिंदु हैं, क्या वो विषय हैं जिन पे वो काम करें और सफलता के जो उनके सपने जो हैं उनको प्राप्त कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, ज़रूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट बने, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कुछ ऐसा ही करें जो बहुत रिकॉग्निजेबल है। आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आप अपना 100% दें, तो आपको संतुष्टि जरूर मिलनी चाहिए। आप कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे पद पे हैं लेकिन खुश नहीं है वो। तो आप खुद खुश रहें, आप यूट्यूबर हैं, आप खेती करते हैं, आप किसी स्कूल के शिक्षक हैं, कुछ भी हैं आप अपनी जगह पे मेहनत करें और अपना बेस्ट करें। बाकी आप सफल जरूर हो जाएंगे। वो सफलता डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो जरूर मिलेगी। तो मेहनत करते रहें, सफल जरूर हो। बिल्कुल। तो चलिए, बढ़िया है, सुमेश भाई बात करके अच्छा लगा और आपने इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पे पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो आप सभी की ओर से भी मैं सुमेश भाई को धन्यवाद कहना चाहता हूँ और सुमेश भाई हमसे बने रहेंगे आगे भी। कभी भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें और मैं उसे सुमेश भाई तक पहुंचाऊंगा और आप सोशल मीडिया अन्य प्लेटफॉर्म पे आप मिलके जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो अपन आगे भी सेशन करते रहेंगे और चीजें होती रहेंगी, अपन सॉल्व करते रहेंगे उसको। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्यों? जब आप कोशिश करेंगे तो एक दिन आप डीसी बनेंगे, एक बड़े पद को प्राप्त करेंगे और निश्चित ही पूरे समाज में आपका नाम ऊपर होगा।
आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो भी हैं आगे चलती रहेंगी। और आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पूरा इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।